हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज़ कर रहे थे एनरी के पास पेपर से। ठीक है, 2005 कर लिया था हमने, तो 2006 कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारे पास, aqua regia इज़ अ मिक्सचर ऑफ। यहाँ के पास सिंपल थ्योरी का सवाल है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। HNO3 H2SO4 H2SO4 NNO3 HCl HNO3 H2O एंड HCl। देखिए आपके पास aqua regia होता है ना, वो आपके पास लिक्विड होता है। इसको हम कहते हैं, एक और नाम होता है इसका, और वो होता है आपके पास रॉयल वाटर। ये एक ऐसा लिक्विड है जो नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व कर सकता है। क्योंकि ये मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये ना आपस सिंपल बेसिक एसिड से या हीटिंग करने से डिजोल्व नहीं होते। तो aqua regia जो है ना, आपके पास एक मिक्सचर होता है 3 पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इससे ना आपके पास ना नेसेंट क्लोरीन बनता है। और ये जो नेसेंट क्लोरीन बना है ना आपके पास, ये नेसेंट क्लोरीन हमारे पास, ये जो है ना, वो हमारे नोबल मेटल्स जो होते हैं ना, गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह, ये ना उनके साथ अटैच होता है और आपके पास बनता है गोल्ड क्लोरेट, गोल्ड क्लोरेट। ठीक है, और फिर ना ये आपके पास ना एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस तरह का। ये जो है ना, ये आपके पास होता है सॉल्यूबल। इस तरीके से ना आप नोबल मेटल्स को aqua regia से डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्म होता है नेसेंट क्लोरीन और ये इन मेटल्स के अटैच होता है, तो उससे कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। और ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है ना, ये आपको सॉल्युबल होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी, HCl HNO3। नेक्स्ट है आपके पास NH4 ट्वाइस SO4 सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, उसमें कंपाउंड दूसरा था हमारे पास। यहाँ हमारे पास है एमोनियम सल्फेट और क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर रेड। देखिए लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर लिटमस पेपर रेड हो जाता है ना, तो उसका मतलब है कि जो हमारे पास पीएच है पानी का वो लो होगी, यानी कि हमारे पास एसिड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है ब्लू टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो मतलब है कि इसमें एसिड फॉर्म होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हो ना रेड लिटमस टू ब्लू, उसका मतलब होगा कि हमारे पास जो पीएच है पानी का वो बढ़ गया, यानी वो बेसिक की तरफ चला गया। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो वहाँ हमारे पास आंसर था स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो फॉर्म होगा ना हमारे पास, ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि ये जो ब्रेक होगा ना, है ना, जब हमारे पास ये NH4 ट्वाइस SO4 ब्रेक होगा ना, तो ये हमारे पास फॉर्म होगा 2NH4 प्लस एमोनियम आइंस बनेंगे, और इससे बनेगा हमारे पास SO4 2 माइनस आइन। अब ये SO4 2 माइनस आइन जो है ना, ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, 2H2 के साथ रिएक्ट करेगा ये, और इससे अब फॉर्म होगा H2SO4 और प्लस 2OH आइंस। ठीक है, तो ये जो H2SO फॉर्म हुआ ना, ये हमारा pH पानी का बढ़ा देगा, इसलिए सर ये होगा हमारे पास, ये हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। इससे हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑप्शन बी। आगे चेक कर लेते हैं क्या है। Where any solid is changed to gas without melting process is called, ये लास्ट टाइम किया था, इसका आंसर है सी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास लिक्विड फेज स्किप हो जाता है, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास P1V1 इक्वल टू, कहाँ गया, P1V1 इक्वल टू P2V2 at constant pressure and mass is the mathematical expression P1V1 equal to P2V2
P2V2 at constant pressure and mass is mathematical expression of, यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेंट प्रेशर एंड मास। कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा, लिखा था टाइपिंग की मिस्टेक हुई है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास वॉल्स लॉ। ठीक है, वॉल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर है ना गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। वॉल्स लॉ जो है ना हमारे पास कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को चेंज कर दूं इक्वल टू में, तो आ जाए कांस्टेंट के। ठीक है, इस पी को यहाँ पेश देते हैं तो ये हो जाएगा वी पी, या कह लें पी वी इक्वल टू के। अब मेरे पास अगर एक सिस्टम है उसमें मेरे पास अगर वॉल्यूम या कह लें प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो मेरे पास इनिशियली जो प्रेशर होगा ना वो होगा P1, वॉल्यूम होगी V1 इक्वल टू के। ये हो गया पास इक्वेशन नंबर 1। अगर बस प्रेशर चेंज हो जाएगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, तो मेरे पास फाइनल कंडीशन जो होगी ना वो मेरे पास हो जाएगी P2 V2 इक्वल टू के। कांस्टेंट ही रहेगा, के रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो हो जाएगा P1 V1 इक्वल टू के माइनस P2 V2 इक्वल टू माइनस के। ये और के मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये मेरे पास आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 इक्वल टू 0। और मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये मेरे पास हो गया बॉयल्स लॉ की इक्वेशन की कह लें सेकेंड टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप तो मेरे पास ये हो गई, लेकिन मेरे पास अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन होगी तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, उसको P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास करेक्ट आंसर हो गया इसमें ए, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट मेरे पास कलरलेस गैस विद बैड स्मेल ऑफ दैट रोटन एग्स। ये मेरे पास एक थ्योरी का सवाल है। ये आपका जो चैप्टर है ना एस ब्लॉक का, सॉरी पी ब्लॉक का चैप्टर है ना आपके पास, पी ब्लॉक, उसमें आपके पास सल्फर का टॉपिक है ना, उसमें ये क्वेश्चन आता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास ये हो गया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस जो है ना ये आपके पास कलरलेस होती है, इसकी बैड स्मेल होती है। अगर आपने केमिस्ट्री लैब में इसको सूंघा तो आपको पता होगा कैसी होती है ये। ठीक है, तो इंटेंसली मत सूंघेगा तो ये ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए बहुत। ठीक है, और ये वहाँ पर पॉइजनस भी होती है सल्फ़र की वजह से। सल्फ़र की वजह से ना ये गैस पॉइजनस होती है, क्योंकि अगर ये गैस आपके पास वाटर में या ऑक्सीजन में कॉन्टैक्ट में आई तो ये रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना सकती है। ठीक है, इसलिए ना ये पॉइजनस गैस होती है हमारे पास, और इसका जो स्मेल होती है वो बुरी होती है, रोटन एग्स जैसी। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास इन गोल्ड प्लेटिंग कैथोड इज मेड ऑफ। अच्छा, ये हमने पहले सवाल किया था। कैथोड गोल्ड में हमारे पास होती है कैथोड जो है ना हमारे पास वो यूजुअली हमारे पास स्टील की होती है गोल्ड प्लेटिंग में। ठीक है, वैसे अगर हम देखें ना यहाँ पे स्टील लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि देखिए गोल्ड हमारे पास होता है एक मेटल, और मेटल्स जो है ना हमारे पास होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, वो होते हैं कैटाइंस, तो वो अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ। तो अगर गोल्ड मेरे पास डिस्चार्ज होने के लिए एक कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उस कैथोड के ऊपर जो है ना मेरे पास गोल्ड की लेयर फॉर्म हो जाएगी, यानी गोल्ड प्लेटिंग जो है ना वो कैथोड पे हो जाएगी। तो कैथोड किस मटेरियल का बना हुआ होगा? मेटल टू बी प्लेटेड। कैथोड उस मटेरियल का बना होगा जिसपे गोल्ड प्लेटिंग करनी है हमें, क्योंकि अगर हमें
क्योंकि गोल्ड के आयंस जो है ना वो कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं और वो बन जाते हैं एक लेयर कैथोड के ऊपर, गोल्ड प्लेटिंग कैथोड पे हो जाती है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर मेटल हो जाएगा, मेटल डबल प्लेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी इज, ये लास्ट टाइम किया था हमने। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। गैमा रेज हैव, ये भी लास्ट टाइम किया था हमने। गैमा रेज फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन के पास मास नहीं होता और चार्ज नहीं होता, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जीरो मास जीरो चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स शेयर जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला। यहाँ लिखा हुआ है एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है हमारे पास CnH2n। एक हमारे पास होता है CnH2n+2, ये होता है मेरे पास एल्केन का। एक होता है CnH2n, ये होता है मेरे पास एल्कीन का। एक होता है CnH2n-2, ये होता है मेरे पास एल्काइन का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं N=2 रखूँ ना यहाँ पर, मेरे पास हो जाएगा C2H2 × 2, 4 + 2 होता है 6, ये बन गया मेरे पास ईथेन। मैं यहाँ पुट करूँगा, देखें C2H2 2 × 4, ये बन गया मेरे पास ईथीन। मैं यहाँ पुट करूँगा तो C2H2 2 × 4, 4 - 2 होता है 2, ये हो गया मेरे पास ईथाइन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ना मेरे पास CnH2n, ये हमारे पास होता है एल्कीन का। तो करेक्ट आंसर जो है इसमें मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, CnH2n, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास इसमें what will be the approximate volume of gas at 1 atm if its mass is equal to 1 molecular mass of a gas present at temperature 0 degrees Celsius. Okay, approximate volume of gas at 1 atm if its mass is equal to molecular mass of gas present at temperature 0। टेम्परेचर गिवन है, हमें प्रेशर गिवन है, हमें कहा हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो मास के बराबर है। ठीक है, हमें फाइंड करना है इसका आंसर क्या है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ, इसमें ना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है वैसे क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप देखें ना तो आपके पास क्या है, प्रेशर आपके पास 1 atm में और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस होता है STP कंडीशन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, STP कंडीशन होती है, प्रेशर होता है आपके पास 0 डिग्री, प्रेशर होता है आपके पास 1 atm या फिर कह लें 760 टोर या फिर 760 mmHg। ठीक है, या फिर आपके पास होता है ये 101,325 पैस्कल या फिर 101 किलो पैस्कल। ये होता है आपके पास एसटीपी कंडीशन का प्रेशर, और एसटीपी का टेम्परेचर जो है ना आपके पास वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर ज़्यादा आता नहीं है हमारे पास, तो उसके साथ हम ज़्यादा डील नहीं करेंगे, तो इम्पोर्टेंट ये सारे हैं हमारे पास। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। ठीक है, तो इस कंडीशन में फाइंड करना है कि वॉल्यूम क्या है। इस कंडीशन में वॉल्यूम जो है ना बराबर होती है आपकी मोलर वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो है ना वो आपकी होती है मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम होती है आपकी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब मास और मोलिकुलर मास जो ना हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि मास
और इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी कि ये तो डिवाइड हो गए, 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 22.4 होता है हमारे पास 22.4। उसका क्या अप्रॉक्सीमेट आंसर, तो जो अप्रॉक्सीमेट आंसर है ना इस क्वेश्चन में होगा 25 लीटर, तो करीबी आंसर 25 लीटर होगा इसका, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा सी होगा आपका 25 लीटर। ब्रास एज एलॉय ऑफ, ये पहले कर चुके हैं, ये है कॉपर एंड जिंक, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास maximum possible number of electrons in an energy level of shell n is given as। ओके, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी थ्योरी का सवाल है मेरे पास फाइंड करना है हमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल ऑफ शेल n। देखें, जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, है ना, पर शेल, वहाँ पर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो पहली शेल होती है उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकेंड शेल में मेरे पास आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस समय पास नंबर इलेक्ट्रॉन की होते रहते हैं। तो वो पूछ रहा है कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना इसमें, वो मेरे पास होगा ऑप्शन ए 2n², ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में अगर आपके पास समझ नहीं आया ना, है ना, तो आप ना कुछ चीज़ें ट्राई कर लिया करें। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तो मैं ना कोई इनमें ना क्या करूँगा कि मैं ना जो n है ना उस पर वैल्यू पुट करके चेक कर दूँगा। अब देखिए, अगर मैं ऑप्शन बी में n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो आंसर आता है 4। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो नहीं होते, तो ये गलत हो गया। सेकंड में पर पुट करूँगा मैं 1, तो अभी 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 1 ज़ा 4, ये भी गलत हो गया। बस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास 2n की पावर 4। अब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा, 1 की पावर 4 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, तो सही हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट में पुट करूँगा n की जगह 2, नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए। मुझे पता है कि ऑप्शन बी और सी गलत है, ऑप्शन ए और डी में जो सवाल है कि इन दोनों से कौन सही होगा, क्योंकि ए और डी दोनों सेटिस्फाई करते हैं 2 को। यहाँ में 1 पुट करूँगा तो 2 आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ पुट करूँगा 2 आ जाएगा। मुझे फाइंड करना है कि सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन कौन से प्रूव होते हैं, तो मुझे पता है कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी जो 8 है ना, ये होते हैं आपके पास 2 s ऑर्बिटल के और 6 होते हैं p ऑर्बिटल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पुट करूँगा 2, तो क्या होगा 2 की पावर 2 होती है मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 8, तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ 2 पुट कर दूंगा ना, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है मेरे पास 4, 2 मल्टीप्लाई 4 होता है मेरे पास 8, ये प्रूव हो गया, सही है सेकंड शेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास ये ऑप्शन डी 2n की पावर 4, ये मैं चेक कर लेता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 होता है मेरे पास 16, 2 मल्टीप्लाई 32। अब ये तो बहुत दूर हो गया 8 से, तो मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला 2n का स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप ना इस तरह का आंसर फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला में नंबर पुट करके। ये सेम चीज़ जो है ना वो आप मैथ से भी कर सकते हैं, फिजिक्स में भी कर सकते हैं। फॉर्मूला में ऑप्शन आंसर पुट करते हैं, ऑप्शन क्या कहते हैं, जो डेटा आपके पास पहले से मौजूद है वो पुट करते हैं। जैसे मुझे पता है कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुझे पता है दूसरी शेल में 3, मुझे पता है दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं 1 पुट करूँगा, अगर 2 आंसर आ गया सही है, मैं 2 पुट करूँगा, आंसर 8 आ गया, सही है। इस तरह ना फॉर्मूले से मैं आंसर फाइंड कर सकता हूँ उसका, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास प्रेशर एट विच 1 मोल ऑफ अ गैस 0 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 1 लीटर इज क्लोजेस्ट टू। ओके, प्रेशर 1 मोल 0 डिग्री सेल्सियस और 1 लीटर। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसमें जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, पी वी इक्वल एन आर टी, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए
मेरे पास क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 मोल है मेरे पास, और प्रेशर 1 लीटर और वॉल्यूम 1 लीटर है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से पढ़ें ना तो ये हमारे पास काफ़ी सिमिलर लग रही है उसके क्या कहते हैं मोलर वॉल्यूम की इक्वेशन के। अब आप सोच रहे हो मोलर वॉल्यूम में मोल होता है और 22.4 DM³ होता है, यहाँ 22.4 DM³ यहाँ पर है नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, हमें इसमें फाइंड करना है कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो देखें वॉल्यूम इसमें 1 लीटर है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, करेक्ट आंसर इसमें होगा ना, मैं इस तरह फाइंड करूँगा। अगर मैं डिटेल्स अगर दिखाता हूँ ताकि समझ में आ जाए किस तरह करना है। ठीक है, P/NRT आपको ज़रूरत नहीं है डिटेल से करने की, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने आंसर फाइंड कैसे किया इसका। ठीक है, यहाँ क्या मुझे P फाइंड करना है ना, NRT डिवाइडेड बाई V। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, R में लिख दूंगा 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में 273 होता है, वॉल्यूम हो गया 1 मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा पर 22.4 ATM प्रेशर का। ठीक है, अब मैं इसके साथ एक और चीज़ लिखता हूँ, PV इक्वल टू NRT। अब मैं लिखूँगा यहाँ वॉल्यूम को। अब मैंने कहा है STP कंडीशन में आपके पास जो प्रेशर होता है ना वो होता है आपके पास 1 ATM। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे क्या 1 लिख देता हूँ, वो 1 मोल 0.0821 टेम्परेचर डिवाइडेड बाई प्रेशर 1 22.4 लीटर्स। इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम 1 है, यहाँ प्रेशर 1 है मेरे पास। ठीक है, ये ना एग्जैक्ट सेम चीज़ जो मोलर वॉल्यूम की क्वेश्चन में होती है, मोलर वॉल्यूम की क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम होती है इसी तरीके से। ठीक है, ये जो है ना बस हो जाएगा, इसको आप कह लें मोलर प्रेशर इक्वेशन। मोलर प्रेशर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन है इसकी टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 273 केल्विन हो, और वॉल्यूम जो है ना वो आपके पास हो 1 लीटर या फिर 1 DM³। इससे ना फाइंड कर सकते हैं मोलर प्रेशर। प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है 0 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम 1 लीटर। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 22.4 ATM, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेरे पास, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन I-53 एंड 127। ठीक है, ये 53 है इसका एटॉमिक नंबर और 127 है इसका मास नंबर यानी एटॉमिक मास। ठीक है, मुझे कहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने में, और देखें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आपको पता है न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, ये वर्ड हमारे पास निकला है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियॉन्स होते हैं पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस, और ये आपके पास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है ना, मैं इसको यहाँ भेज दूंगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का दूसरा नाम पता है क्या है, वो होता है मेरे पास
एटॉमिक क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का दूसरा नाम होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का दूसरा नाम होता है मेरे पास मास नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का दूसरा नाम होता है मेरे पास एटॉमिक नंबर। इधर मास नंबर क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, मास नंबर है मेरे पास 127 माइनस एटॉमिक नंबर क्या है 53, 127 माइनस 53 कैलकुलेट कर लेते हैं ये, ठीक है। 7 माइनस 3 होता है 4 और 12 माइनस 5 होता है मेरे पास 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास आंसर आ गया इसमें 74, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन belong to the same group periodic table and they show similar properties due to, क्वेश्चन पहले आ चुका है हमारे पास, इसमें जो करेक्ट आंसर यहाँ पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें वो इनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें जो है ना इनका टारगेट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज से, तो ये जो कह रहे हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वो कह रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना डिटरमिन होता है एटॉमिक नंबर की वजह से। और हमारे पास जो मॉसलेस लॉ है ना, मॉसलेस लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो कहता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तमाम जो है ना वो डिटरमिन होती है हमारे पास एटॉमिक नंबर से, और एटॉमिक नंबर डायरेक्टली कोरिस्पॉन्ड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Which of the following molecules will be polar? Okay, पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो 0.4 से ज़्यादा होता है, ठीक है। CH4 मीथेन हमारे पास 0.4 से कम होता है, वो इसलिए चूँकि कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत लो होता है, जिसकी वजह से ना जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना वो ऑलमोस्ट दोनों के पास इक्वल होती है। जब इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वली शेयर होते हैं ना तो हमारे पास कोई इम्बैलेंस नहीं होता। अगर इम्बैलेंस नहीं होता तो चार्ज हमारे पास ओवरऑल चार्ज जो है ना, बल्कि जो टोटल चार्ज है ना पूरे मॉलिक्यूल पे जो टोटल चार्ज है ना हमारे पास, मतलब पूरा सराउंडिंग मॉलिक्यूल है कंप्लीटली पूरे मॉलिक्यूल चार्ज न्यूट्रल रहता है, ठीक है। CO2 में भी यही मामला है। CO2 में हमारे पास क्या कहते हैं, ये सेम चीज़ है कि जो ओवरऑल चार्ज है ना, ओवरऑल नहीं कहना चाहिए जो पूरा मॉलिक्यूल पे हर जगह चार्ज है ना वो इवन होता है, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज 0 होता है मॉलिक्यूल पे, ठीक है। सिमिलरली फ्लोरीन में हमारे पास 2 फ्लोरीन के एटम्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेम होती है तो 0 होता है डिफरेंस उनका, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो हमारे पास इक्वल होता है, वो जो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है वो इक्वल होता है, यूनिफॉर्म होता है। H2O में क्या है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो होती है और ऑक्सीजन की बहुत हाई होती है, इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है ना वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपने पास रख लेता है। रिजल्ट ये निकलता है कि एटम मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है ना उसका जो उसके अराउंड हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा भर जाते हैं और हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है ना वो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर कर लेता है, और ऑक्सीजन के जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से ऑक्सीजन के पास ना एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इस तरीके से होता है, सिर्फ पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसने बॉन्डिंग की हुई है हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन फॉर्म में लिखूँ इस तरीके से, क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये करीब आ जाते हैं ऑक्सीजन की, थोड़ा बहुत ना इस तरीके का बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स ना ऑक्सीजन करीब आ जाते हैं, हाइड्रोजन दूर हो जाते हैं। अब जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ना वो इसको एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दे देता है, और जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स भर गए ना आकर, चूँकि ये दो तो वैसे ही आ गए इसके पास, फिर इसके पास अपने खुद के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना इसके पास आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ना पानी का, इसमें हमारे पास चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होती, ऑक्सीजन के पास नेगेटिवली चार्ज होता है ज़्यादा और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिवली ज़्यादा होता है। इस वजह से वाटर होता है हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल।
सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत हाई हो जाए ना, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम और क्लोरीन की बात करें ना, तो सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो होती है, क्लोरीन की बहुत हाई होती है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो परमानेंटली क्लोरीन के पास चला जाएगा, और सोडियम के पास जो चार्ज आएगा ना, अब यहाँ पास कंडीशन ऐसी है, ठीक है, लेकिन होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ये परमानेंटली क्लोरीन का हिस्सा बन जाएगा। और अब क्या होगा, क्लोरीन पे जो चार्ज आएगा ना वो एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होगा, ये पार्शियल नहीं है, ये कंप्लीट नेगेटिव है, और सोडियम पे आएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये एक पोलर मॉलिक्यूल नहीं रहा, अब ये बन चुका है आयोनिक। ठीक है, एक होता है नॉन पोलर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लो होता है, एक होता है पोलर जिसमें 0.4 थोड़ा ज़्यादा होता है, एक होता है आयोनिक। आयोनिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत हाई होता है, और रिजल्ट क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन परमानेंटली ट्रांसफर हो जाता है। पोलर में टेम्पोरली ट्रांसफर होता है, और नॉन पोलर में ट्रांसफर होता नहीं, यानी वो ना बस समझे कि ना एक यूनिफॉर्म चार्ज रहता है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी H2O। नेक्स्ट है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड इन एयर। ओके, ये हम कर चुके हैं पहले। इसका करेक्ट आंसर है पास आयरन पायराइड, क्योंकि आयरन पायराइड में मेरे पास पाया जाता है फेरस सल्फाइड पाया जाता है पास FeS2, और वो जब उसको फेरिक सल्फाइड कहेंगे, फेरिक सल्फाइड को जब हीट करते हैं ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनता है SO2, और बनता है मेरे पास FeO। ठीक है, दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन आपको। FeS2 पाया जाता है मेरे पास, इसको मैं बर्न करता हूँ 3 ऑक्सीजन में बर्न करता हूँ, या हीट कह लें इसको। मेरे पास ऑक्सीजन 3 है ना, सल्फर के बाद 2 आ जाती है, और एक ऑक्सीजन होती है O2 इसके साथ आयरन के साथ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है आयरन सल्फाइड, यहाँ मेरे पास बन गया आयरन ऑक्साइड, और यहाँ मेरे बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास इसमें ऑप्शन बी आयरन पायराइड। नेक्स्ट है मेरे पास, मोलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH is 40.0. How many grams of NaOH will be required to prepare 1 liter 0.01 molar solution in 1000 centimeter cube solution? ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे मास फाइंड करना है ऑफ NaOH, मोलरिटी गिवन है मुझे वॉल्यूम गिवन है, प्रिपेयर 1 लीटर 0.01 मोलर सोल्यूशन इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मेरे पास इसमें डेटा बहुत ज़्यादा गिवन है, और मुझे फाइंड से मास करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना मुझे फाइंड करना है कि क्वेश्चन को गौर से देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट तो गिवन है हमें इसका, ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें मॉलिक्यूलर वेट करना है। प्रिपेयर 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ NaO, 1 लीटर प्रिपेयर 1 लीटर 0.01 मोलर सोल्यूशन इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। मुझे से मोलरिटी फाइंड करनी है, ठीक है, और फिर उसी मोलरिटी से मुझे फाइंड करना है मास इसका। How many grams will be required to prepare 1 liter 0.01 molar solution in 1000 centimeter cube solution? चलो चेक कर लेते हैं फिर। फॉर्मूला वही यूज़ कर लेंगे इसमें जो पहले किया था हमने, M1V1 इक्वल टू M2V2। इस टाइम जो M1V1 है ना मेरे पास, वो हमारे पास 0.01, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1, और M2 जो मोलरिटी मुझे नहीं पता,
1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि होता है 1 लीटर। तो ये उससे कैंसिल हो गया, M2 के पास 0.01 ही आ गया, ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी तो सेम ही आ गई मेरे पास। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मेरे पास होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मैं आपको मास सॉल्यूट मुझे पता है कितना है, मुझे पता नहीं, मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ना सब्जेक्ट बनाऊंगा मास को, मास ऑफ सॉल्यूट अलग हो गया मेरे पास, इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी मुझे पता है कितनी, 0.01 है, और वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास है 1000। ये तो मेरे पास आ गया 1 ग्राम। अच्छा, मुझे लगा क्वेश्चन में शायद कोई डिफरेंस है। क्वेश्चन में शायद मुझे लगा शायद कोई गलती है क्वेश्चन में, बल्कि नहीं, हमने मिस्टेक की है। ये मास सॉल्यूट नहीं होगा, ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉरी, ये मैंने गलती की है। तो अगर मैं आपको मोल सॉल्यूट, ठीक है, मोल हो गए 1 ग्राम, ठीक है। अब मोल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 40, तो मास आ गया बस 40 ग्राम्स, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें लिखी हुई इसमें, चले कोई बात नहीं, लेकिन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए 40 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट है 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 0.5 मोलर H2SO4 एट द एंड पॉइंट ब्यूरेट रीडिंग विल बी। ओके, ये सवाल आ गया है इस फॉर्मूले का, इस वाले का, तो ये सॉल्व कर लेंगे, ई को सॉल्व कर लेते हैं ये, ठीक है। M1, देखिए वो कह रहा है कम्प्लीटली टाइट्रेटेड, ठीक है। तो टाइट्रेशन का ये मतलब हो गया कि जो प्रोडक्ट होगा ना मोलैरिटी और वॉल्यूम का, दोनों का वो इक्वल होगा। तो क्या है मेरे पास 0.20 मिलीलीटर और 0.1 मोलर टाइट्रेटेड विद 0.5 और H2SO4। ये कह रहा है एंड पॉइंट पे पूरे टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ना वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन का, वो इक्वल होगा इसके वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेते हैं। ये कह रहा है कि ब्यूरेट रीडिंग विल बी, ब्यूरेट रीडिंग, ये क्वेश्चन किस चीज़ के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेट करेंगे तो ब्यूरेट की रीडिंग हो जाएगी मेरे पास के, ब्यूरेट की रीडिंग मैंने कितना एसिड इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसकी, 20, सॉरी कितना है, हाँ, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू M2 के पास गिवन है 0.5 मल्टीप्लाई बाय V2 को सब्जेक्ट बनाते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया, 120 होता है मेरे पास 4 मिलीलीटर्स। करेक्ट आंसर मेरे पास इसमें हो जाएगा और मैं लिखा हो रही है, दोबारा की गलती की है हमने, 0.1 है, 0.5 है, 20 हमारा सोल्यूशन टेंटेटिव एट द एंड पॉइंट ब्यूरेट रीडिंग विल बी। दोबारा की मिस्टेक तो नहीं की हमने, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 5 ml होगा शायद। क्या क्वेश्चन तो ठीक किया हमने, 0.12 हो जाएगा, 2.0, 0.5, चेक कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन मिस्टेक की हो शायद हमने कोई।
चेक कर लेते हैं ज़रा। 0.1 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 0.5, आंसर तो 4 ही आ रहा है इसमें। हो सकता है शायद कोई टाइपिंग एरर हो, इसमें आंसर हमारा 4 ही आएगा, लेकिन ठीक है, चूँकि वॉल्यूम जो है हमारे पास 4 होगी, यूनिट रेटिंग 4 होगी, शायद इसमें टाइपिंग का एरर है कोई। जैसे हो सकता है यहाँ पे शायद कुछ और लिखा है, यहाँ 40 लिखा हो, तो आंसर इसका जो है वो हमारे पास कुछ और आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर ये सॉल्व तो कर लिया हमने, आंसर 4 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत लिखा है, इसमें ये शायद मेंशन नहीं है। नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन NO2 NO N2O NO NO2 and N2O5 gases are allowed to diffuse. The gas which will diffuse most quickly is okay, तो कह रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन मेरे पास डायरेक्टली बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, ऐसे डेंसिटी क्या होता है, तो मैं डेंसिटी लिख देता हूँ इसमें, रूट ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है ना हमारे पास डिपेंडेंट होती है उस पर क्या कहते हैं मास और वॉल्यूम पे। अब इसमें लिखा हुआ है कि अंडर सिमिलर कंडीशन, सिमिलर कंडीशन का ये मतलब है कि सबकी जो वॉल्यूम है ना वो सेम होगी। ठीक है, जो डिफरेंट चीज़ें ना वो क्या इनका मास। तो अगर डेंसिटी, डेंसिटी मेरे पास मास अपॉन वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, तो डेंसिटी मेरे प्रोपोर्शन हो गई मास के। और सेम चीज़ मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो इसका मतलब हो गया कि जो रेट है ना प्रोपोर्शन हो गया पास 1 अपॉन रूट ऑफ मास के, तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया है। तो सबसे हाईएस्ट तो कह रहा है कि गैस अलाउड टू डिफ्यूज, गैस विल डिफ्यूज मोस्ट क्विकली। अब रेट ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी मास जितना कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना हाई होगा। सबसे मिनिमम मास किस गैस का है यहाँ पर, वो है हमारे पास NO का, N2O5, इसका मास होगा हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाई 28, 28 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 80, 28 प्लस 80 पर 108, इसका मास होगा 108। ठीक है, N2O इसका हो गया 14 2 28 प्लस 16, 28 प्लस 16 मेरे पास हो जाएगा इसका, साल लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं। ठीक है, N2O5 हो गया मेरे पास 14 2 प्लस 16 5 जो है मेरे पास 28 प्लस 80 जो कि होता है 108। नेक्स्ट मेरे पास N2O 14 2 प्लस 16 28 प्लस 16, 6 प्लस 8 होता है 41 ऊपर कैरी, ये हो गया मेरे पास 48, सॉरी 48 नहीं, वो जो मेरे पास 44। ठीक है, फिर कर लेते हैं हम लोग NO2, NO2 मेरे पास हो जाएगा 14 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 2 सा होता है 32, ये हो गया मेरे पास 46। फिर NO का आ गया मेरे पास मास 14 प्लस 16 जो कि होता है मेरे पास 30। तो मिनिमम मास किसका है मेरे पास, NO का, तो फास्टेस्ट रेट डिफ्यूजन किसका होगा, NO का। करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास B। नेक्स्ट है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। Surface tension of liquid increases with increase in temperature. Surface tension of liquid decreases with decrease in temperature. Surface tension of liquid does not depend upon temperature. इसका करेक्ट आंसर है पास C, surface tension of liquid does not depend upon temperature। क्योंकि जो surface tension का फॉर्मूला होता है ना मेरे पास, वो होता है surface tension
रिप्रेजेंट करते हैं इसको गैमा से, इक्वल टू हाफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। इससे मेरे पास टेम्परेचर नहीं पाया जाता, इसका मतलब ये होगा कि सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ओके चाहे तो नेक्स्ट ईयर कर लेते हैं 2007। ठीक है, पहले मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर कैन बी फाउंड बाय रिएक्टिंग क्लोरीन गैस विद। ओके, ये मेरे पास ना एक सवाल है उसका, क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बल्कि नहीं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, आपके पास ना एक कंटेनर होता है। ठीक है, उसमें ना यहाँ के पास क्लोरीन ऐड की जाती है, सॉरी यहाँ के पास ऐड किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें आपके पास होता है ग्राइंडर एक। ठीक है, अब ये जो ग्राइंडर है ना, इस तरह के शेप का होता है ये, ऐसे ना 5-6 लगे होते हैं इसमें। यहाँ के पास आउटलेट होता है, इधर अटैच किया जाता है आपके पास क्लोरीन। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये जो प्रोसेस है कहाँ से कैसे करता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड करते हैं, ये ग्राइंड होता है इसके अंदर, और जो क्लोरीन गैस है ना वो इसमें मिक्स हो जाती है। क्लोरीन गैस नीचे से आती होती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है ऊपर से, और ये ना बिल्कुल से मिक्स हो जाते हैं। तो रिजल्ट होता है ना आपके पास, वो बॉटम में जमा हो जाता है आपके पास, और वो होता है एक मिक्सचर। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। तो पूरा खोल के लिखता हूँ उसको। ठीक है, तो ये आपके पास तरीके का हो जाएगा, कैल्शियम 2 हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे, कैल्शियम 2 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस 2 क्लोरीन। अब क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर ना जो ये कैल्शियम है ना वो रिएक्ट करेगा इन 2 क्लोरीन से, ये कैल्शियम रिएक्ट करेगा इस क्लोरीन से, और मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, एक तो ये बन गया मेरे पास। फिर क्या होगा, मेरे पास ये कैल्शियम इस ऑक्सीजन को लेगा और रिएक्ट करेगा इन 2 क्लोरीन के साथ। ठीक है, मेरे पास यहाँ बन जाएगा CaOCl2। ये है मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और जो बचा कुछ है मेरे पास, ये पे बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से ना हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें पास ये 2H जो है ना वो मिल जाएंगे O के साथ, यहाँ बन जाएगा इसमें 2H और O सारे मिलके बन जाएगा मेरे पास इसमें 2H2O। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास बनता है ब्लीचिंग पाउडर। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है aqua rearrangement ऑफ, ये पहले कर चुके हैं, अभी रिसेंटली किया हमने। 3 वॉल्यूम ऑफ HNO3 प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ HCl प्योर क्रोनिक एसिड, 3 वॉल्यूम HCl प्लस 1 वॉल्यूम HNO3 और 1 वॉल्यूम HCl प्लस 3 वॉल्यूम H2O4। रेशियो है हमारे पास 1/3 का, 1 HNO3 और 3 HCl। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास इसमें ऑप्शन सी, 3 HCl 1 HNO3। नेक्स्ट है CH4 reacts with oxygen to give water gas। ओके, दिया हुआ फॉर्मूला इसमें, reacts with water to give water gas। ठीक है, what is the volume of hydrogen when 100 cm³ of CH4 is used। ठीक है, ये मेरे पास सिंपल सवाल है उसका, स्टोइचियोमेट्री का। देखिए क्या है, CH4 1 मोल है,
हाइड्रोजन गैस 3 मोल है, तो अगर मोल का रेशो 1:3 है ना, तो सिमिलरली वॉल्यूम का रेशो भी सेम होगा। अगर CH4 100 cm³ है तो हाइड्रोजन गैस उसके 3 टाइम्स होगी, यानी कि 300 cm³। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज, ओके ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखें CH4 मॉलिक्यूल मेरे पास होते हैं 4 बॉन्ड्स, ठीक है, और चारों होते हैं सिंगल बॉन्ड्स। मैं आपको तो बना के दिखा देता हूँ उसका मॉलिक्यूल। लास्ट टाइम हमने VSEPR पढ़ा था, ठीक है, उसके मुताबिक जो जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो फाइंड करने का मेथड। मैं पूरा दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, अब लास्ट स्ट्रक्चर देखने आपको समझ में आ जाएगा। इससे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स है ना, ये मेरे पास एग्जांपल हो गई AB4 की, AB4 की एग्जांपल है, ठीक है। मेरे पास इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है ना मेरे पास वो 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 4, जो एक्टिव पेयर्स है ना मेरे पास वो 4 हैं, ठीक है। मेरे पास उसमें लोन पेयर्स कितने, 0। लोन पेयर होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना सेम एटम के होते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर वो डिफरेंट एटम्स को जो बॉन्डिंग में काम आते हैं। बॉन्ड पेयर मेरे पास कितने, 4 हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा ना मेरे पास उस तरीके का बनेगा। ये है कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया मेरे पास, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हो गया सामने इसमें। तो बनेगा 3D स्ट्रक्चर इस तरह की कोई शेप का, ठीक है। इस शेप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्राइगोनल तो नहीं कहेंगे, क्यूबिकल भी नहीं कहेंगे, प्लेनर भी नहीं कहेंगे। ये होगा मेरे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, ठीक है। ये मेरे पास सवाल है उसका। अच्छा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होता है एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि O2 के बाद मैं ये लेकर आऊँ, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। मास हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, कितना गिवन है, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। हम लिख देंगे 32, मॉलिक्यूलर मास होता है ऑक्सीजन का 32, जो O2 है ना, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है मेरे पास 32। ये डिवाइड हो गया है, बस मेरे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया मेरे पास ऑप्शन ए होगा। तो टाइपिंग मिस्टेक इसमें, लेकिन ये होगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए मेरे पास। इसे ये कह रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन एटम्स। एटम्स का मतलब है कि देखिए एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। अगर मेरे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं तो एटम्स होंगे इसके 2 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर जो है ना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का वो हो जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेरे पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, ऑप्शन आंसर लिखा हुआ है इंक्रीज होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, डिफरेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो मैंने मेंशन किया था पहले, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो यूनिफॉर्मली मौजूद नहीं होते, यूनिफॉर्मली मौजूद नहीं होते, बल्कि वो ना किसी एक स्पेसिफिक एटम या एक स्पेसिफिक ग्रुप से ना उसके पास जाके जमा हो जाते हैं। तो जिसके पास जमा हुआ है उसके पास आता है चार्ज पार्शियल नेगेटिव, और जिसके पास से चले गए हैं उसके पास आता है पार्शियल पॉजिटिव। इसका जो कोवलेंट बॉन्ड है ना
है ना, वो हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ आयोनिक बिहेवियर शो करता है। इसको कहते हैं आयोनिक बिहेवियर इन कोवलेंट बॉन्ड, और ये होता है जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है तो पोलैरिटी जो है ना वो कंपाउंड की बढ़ जाती है। कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग की पोलैरिटी बढ़ जाती है, करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजेस। नेक्स्ट है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात कर लें तो देखें CF2 फ्लोरीन और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो फ्लोरीन के पास जमा हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, फ्लोरीन के बाद है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के बाद है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है मेरे पास HCl, बल्कि नहीं पार्शियल पॉजिटिव नहीं होता इसमें ना, जो चार्जेस है ना वो मोस्टली ना ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव। नेक्स्ट मेरे पास HCl, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वो हाइड्रोजन से हाई होती है। रिजल्ट क्या निकलता है मेरे पास, क्लोरीन जो है ना वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जमा कर लेता है अपने पास, क्लोरीन पे लगता है नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे लगता है पॉजिटिव चार्ज। पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, पोटेशियम की बहुत कम होती है। रिजल्ट क्या होता है, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन जमा जाते हैं आयोडीन के पास, और आयोडीन पर लग जाता है नेगेटिव चार्ज, और पोटेशियम पर होता है पॉजिटिव चार्ज। H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस में क्या है, एक हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन का जो पोलैरिटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, डिफरेंस जीरो होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यूनिफॉर्मली घूम रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि लिखा हुआ है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो ऑप्शन होगा सी हाइड्रोजन गैस H2। नेक्स्ट है मेरे पास सॉलिड KCl व्हेन डिसॉल्व्ड इन H2O द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज। ओके देखें, सॉलिड KCl मैंने पानी में डिसॉल्व की, जो टेम्परेचर की क्या डिफरेंस आएगा, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, जब आपके पास कोई भी कंपाउंड डिसोसिएट होता है ना उसके आयंस में, जैसे मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है KCl, अगर मेरे पास ये डिसोसिएट होगा ना पोटेशियम और क्लोराइड आयंस में, है ना, तो डिसोसिएशन के रिजल्ट में क्या होगा कि ये मेरे पास जो टेम्परेचर है ना वो स्लाइटली इंक्रीज होगा, और ये स्लाइटली इंक्रीज होने की वजह से जो प्रोसेस होता है डिसोसिएशन का, ये होता है मेरे पास एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है इसमें, तो करेक्ट आंसर इसमें मेरे पास हो जाएगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, when 1 mole of a compound is formed with 25 kilojoule heat is released, when 2 mole of same compound will be formed, what would happen? Okay, कंपाउंड जो है वो 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हुआ, 25 किलो जूल्स हीट जो है वो रिलीज हुई है। ठीक है, और अगर सिमिलरली कंपाउंड का 2 मोल फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये सवाल मेरे पास जो है ना वो उसका है प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो देखें, अगर 1 मोल में एनर्जी इतनी रिलीज हुई है ना, है ना, तो जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू फॉर्मेशन, ये होती है डिपेंडेंट ऑन मास, और मोल भी डिपेंडेंट ऑन मास होता है। ठीक है, तो अगर ना मोल को यहाँ पे लिखे इन टर्म्स ऑफ मास, तो क्या होगा मेरे पास, अगर 1 मोल पे एनर्जी रिलीज हुई है ना तो डबल मोल पे एनर्जी डबल रिलीज होगी, तो रिजल्ट होगा मेरे पास इसमें 50 किलो जूल हीट रिलीज, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट होगा मेरे पास टू whom द फॉलोइंग क्रेडिट फॉर पीरियोडिक टेबल गोज। अगर हम मॉडर्न टेबल की बात करें ना तो उसमें क्रेडिट जाता है यहाँ पर मेंडलीफ पे, क्योंकि मेंडलीफ की असम्पशन थी कि पीरियोडिक टेबल में ना हमारे पास जो क्या कहते हैं एटॉमिक मासेस होते हैं ना वो डिटरमिन करते हैं प्रॉपर्टीज़। असम्पशन गलत थी उसकी, लेकिन इसी असम्पशन से हमारे पास राइज हुआ था प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन का, क्योंकि बाकी जो साइंटिस्ट मेंडलीफ से पहले आए थे उन्होंने तो टेबल नहीं बनाया था, उन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और कह लें कि पैटर्न शो किए थे। ठीक है, जैसे ऑक्टेव रूल था हमारे पास, टॉपिनस रूल ट्राइड था, वो शो करते थे हमारे पास पैटर्न और प्रॉपर्टीज़। मेंडलीफ ने ना टेबल बनाने का काम शुरू किया, तो इस तरह का क्रेडिट जाता है मेंडलीफ को। नेक्स्ट है मेरे पास जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज,
ROR करेक्ट है इसमें। हाँ, जेनरल फॉर्मूला ईथर ROR इसमें करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, आज हम ये तो रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सारे कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। ठीक है, आज ये तो रखते हैं इसको, और आप तैयारी करते रहिएगा अपनी इस तरीके से। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो इसमें, तो अगर कोई ऐसा सवाल हो जो मैंने कहा हो कि मैंने लास्ट टाइम करवा दिया, तो उसके लिए ना आप लास्ट लेक्चर देख लें। ठीक है, या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो ना, है ना, तो अगर वो आप बाद में रिपीट होगा तो हम बाद में करवा देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह करते रहे इसकी, और ना ये एमसीक्यू ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, आसान होते हैं, एनईडी में खास काफ़ी आसान होते हैं। ठीक है, अगर बात थीरी वगैरह पता होना चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए, और बस सही तैयारी करते रहे अपनी। अल्लाह हाफिज़।